हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। क्लास 12th की हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। हमने कहा अकाउंटेंसी 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी हमने स्टार्ट किया है जो कि हमारी 40 मार्क्स की है। उसमें हमने स्टार्ट किया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर कवर कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर कवर कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का फिफ्थ टूल जो है रेशियो एनालिसिस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम थोड़ा सा आइडिया और देखेंगे। हमने इसके अंदर कहा कि रेशियो को हमने यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कैलकुलेट करना है। वो दो बेसिस पे हो सकती है, तो बैलेंस शीट पर बेस्ड होंगी या प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है जी, देखते हैं बैलेंस शीट पर जो बेस्ड होंगी वो कौन कौन से होंगी। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एक्टिविटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस। लिक्विडिटी का मीनिंग हुआ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की हम इजीली अगर पेमेंट कर पाते हैं देन वी कैन से कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। इट मीन्स शॉर्ट टर्म कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है वो दिखाता है लिक्विडिटी रेशियो। उसके अंदर हमने दो रेशियो के बारे में डिस्कशन किया, एक तो करंट रेशियो के बारे में, एक लिक्विड रेशियो के बारे में। करंट रेशियो के बारे में हमने कहा इसका करंट रेशियो क्या होती है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और हमने कहा इसकी जो आइडियल रेशियो होती है वो होती है 2:1। इट मीन्स हमारी करंट असेट्स डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी की तुलना में। इसी तरह हमने लिक्विड रेशियो की बात की तो लिक्विड रेशियो हमने कहा लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये इसका आइडियल रेशियो का 1:1। इट मीन्स हमारे पास इतना कैश हर समय अवेलेबल होना चाहिए, इतनी लिक्विड असेट्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है। दूसरा हमने कहा लिक्विड असेट्स कैसे निकालेंगे। हमने कहा करंट असेट्स में से माइनस करेंगे हम स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस, अगर कोई एडवांसेज हो जैसे एडवांस टैक्स एटसेट्रा। इस तरह हम लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ केसेस समझते हैं और कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हम एनालिटिकल स्किल यूज करेंगे और हम इजीली से रेशियो हमारी हेल्प करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ जो कि हम स्टार्टिंग डेज में क्या करते थे। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। करंट रेशियो मान लेते हैं हमारी 2:1 है, दैट इज़ करंट असेट्स हमारे पास 2 लाख रुपए के दिए हुए हैं एंड करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख रुपए की दी हुई है। ठीक है जी, इट मीन्स करंट रेशियो हमारे 2:1 होगा। अब हम इसे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी की जगह हम इसे लिखेंगे न्यूमरेटर, इसे लिखेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है जी, क्लियर। अब अगर मैं करंट रेशियो निकालूं तो हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा 2 लाख रुपए का है, डिनोमिनेटर हमारा 1 लाख रुपए का है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। लेकिन अब देखिए हम चेंजेस करेंगे एक एक करके। पहला चेंज हमने किया कि न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज हो जाता है। कितने रुपए से, मान लेते हैं 50,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा देखते हैं। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, 2 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है, इंक्रीज होगी कितने से, 50,000 रुपये से, और डिवाइड बाई इसमें कोई चेंज नहीं होता तो रेशियो कितनी हो गई, यानी 2.5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 2.5:1। पहले रेशियो थी हमारी 2:1, आज रेशियो हो गई 2.5:1। इट मीन्स इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जब जब हमारा न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यानी नो चेंज, डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो रेशियो हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है जी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा। न्यूमरेटर अगर हमारा मान लीजिए कम होता है, डिक्रीज होता है कितने से, 50,000 रुपये से, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, तो उस केस में क्या होगा। अब देखते हैं, 2 लाख रुपए की हमारी पहले करंट असेट्स थी, अब 50,000 से वो कह रहा है कि कम कर दीजिए न्यूमरेटर को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तब हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, नहीं 1.5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 1.5:1। पहले थे 2:1, जैसे ही न्यूमरेटर को कम करेंगे तो रेशियो हमारी हो गई 1.5:1। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि जब जब हमारा न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारी रेशियो कम हो जाएगी जैसे ही हमारा न्यूमरेटर कम किया जाएगा। 2 कंक्लूजन क्लियर है। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं।
न्यूमरेटर नो चेंज, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आया, और डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो गया 50,000 रुपये से। ठीक है जी, इस बार हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, तो अब क्या होगा करंट रेशो, पहले थी 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, वही कह रहा है कि डिनोमिनेटर को 50,000 से बढ़ा दीजिए। ठीक है जी, ये कितना हो गया 2 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख। ठीक है जी, अभी देखो कितना हो जाएगा 1.33:1। आप समझिए पहले रेशियो क्या थी 2:1 थी, अभी कितनी हो गई 1.3:1, यानी घट गई। इट मीन्स जब जब हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारी रेशियो अल्टीमेटली क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर भी डिक्लाइन हो रही थी, ये इंक्रीज हो रही थी। चौथा केस देखते हैं, न्यूमरेटर नो चेंज, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है एंड डिनोमिनेटर हमारा घट जाता है कितने रुपए से, 50,000 रुपये से। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है करंट रेशो में, पहले थी 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, अब हमारा डिनोमिनेटर इस बार कम हो रहा है, मान लीजिए 50,000 से कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा ये 2 लाख डिवाइड बाय सिर्फ 50,000, कितना हो गया 4:1। देखो पहले रेशियो 2:1 थी, आज 4:1 हो गई, इट मीन्स रेशियो इंक्रीज होगी। तो क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, हमने सिंपल सा कंक्लूजन निकाला कि न्यूमरेटर अगर बढ़ता है और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता तो हमारी रेशियो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, दूसरा केस, न्यूमरेटर हमारा अगर डिक्रीज होता है और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमारी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड केस, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है और डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड चौथा केस कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है और डिनोमिनेटर हमारा 50,000 से मतलब डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है अगर, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, नहीं इंक्रीज हो जाएगी। इतना कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। अब कुछ और केसेस देखते हैं। ये तो हमने सिंपल देखा कि एक में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर दोनों में चेंज होगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। पांचवा केस देखते हैं, करंट रेशियो हमारी वही है 2:1। ठीक है, अब पहले यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। ठीक है जी, अब पांचवा केस देखते हैं। पांचवा केस क्या है, पांचवा केस ये है कि न्यूमरेटर इंक्रीज होता है हमारा 50,000 से एंड डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज होता है 50,000 से। मीन्स न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 50,000 रुपये से। जरा देखते हैं रेशियो क्या होगी, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, इसमें भी 50,000 इंक्रीज कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 50,000 इंक्रीज कर दिया, ये हो गया 2.5 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख। अब समझिए रेशियो क्या हो गई हमारी, डिक्लाइन हो गई, रेशियो हमारी कम हो गई। अब सवाल ये आता है कि अगर न्यूमरेटर में भी इतना ही चेंज इंक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर में भी सेम इंक्रीज हुआ है, तो रेशियो सेम आनी चाहिए थी, डिक्रीज तो नहीं होनी चाहिए थी। अब प्लीज़ लॉजिक समझना है इसके पीछे, अगर ये लॉजिक समझ जाओगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है। अब देखिए समझिए, ये 2 लाख से बढ़कर कितना 50,000 इंक्रीज हुआ है और ये 1 लाख में 50,000 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 50,000 इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपए से। ठीक है जी, इट मीन्स कितना, जस्ट 25% इंक्रीज हुआ है हमारे न्यूमरेटर में। ठीक है जी, डिनोमिनेटर की बात करें अगर, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारा 50,000 का चेंज हुआ है, 50,000 बढ़ा है, 1 लाख पहले था, तो कितना हुआ 50% का। अब जरा आप बताइए ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ है, इसमें या इसमें, हमारा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है किसमें, डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, और जब ज़्यादा इंक्रीज डिनोमिनेटर में होगा इट मीन्स न्यूमरेटर में मान के चलते हैं कि कम चेंज हुआ है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंज हुआ है। दैट्स सिंपली कि अगर हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा 0 है और डिनोमिनेटर हमारा बढ़ गया है। करेक्ट, अगर मैं इसे 100 भी ले लेता हूँ और इसे मैं 500 ले लेता हूँ तो अल्टीमेटली बात तो यही है कि कहीं ना कहीं हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है और न्यूमरेटर हमारा कम। ठीक, तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, तो रेशो हमारी देखो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारी रेशो इसी वजह से डिक्लाइन हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो न्यूमरेटर में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो वो कम हो रहा है और जो डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है।
आई होप आपको ये परसेंटेज का पॉइंट समझ में आया होगा कि इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें इंक्रीज होगा या अल्टीमेटली ये डिक्रीज होगा। ठीक, कुछ और केस करते हैं, कुछ और देखते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक और केस दिया हुआ है कि न्यूमरेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है 50,000 से और डिनोमिनेटर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है 50,000 से। ठीक है जी, दोनों कम हो रहे हैं। अब सेम सिचुएशन, करंट रेशो वही है 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। अब आप जरा बताइए, 50,000 से हमने न्यूमरेटर कम किया और 50,000 से हमने डिनोमिनेटर कम किया, जरा बताओ कितना हो गया? 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000। रेशो क्या हो गई? 3:1। रेशो बढ़ गई, 2:1 थी पहले, बढ़ गई। अब क्यों हुआ ऐसा? देखिए अगेन परसेंटेज चेंज देखते हैं। हमने कहा न्यूमरेटर में हमारा डिक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ? 50,000 डिक्रीज हुआ, कितने? 2 लाख था पहले, यानी कितना चेंज हुआ? 25% कम हुआ। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ? यानी डिनोमिनेटर में हमारा 50,000 घटा है, पहले कितना था? 1 लाख, 1 लाख से 50,000 कम हो गया। दैट इज, अगर परसेंटेज में निकालो इंटू 100 कर लेना, तो कितना आ जाएगा? ये 50%। अब समझने वाली बात क्या है कि न्यूमरेटर में सिर्फ 25% कम हो रहा है और डिनोमिनेटर में 50% कम हो रहा है। इट मीन्स ज़्यादा कम कहाँ हो रहा है? ज़्यादा कम हो रहा है डिनोमिनेटर में। और जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा कम होगा तो रेशो इंक्रीज होगी, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। देखिए डिनोमिनेटर में कम हो रहा है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं या कम चेंज हो रहा है, तो रेशो क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। दिस इज द फंडामेंटल, जो कि आपको बहुत ईजिली समझ आ जाना चाहिए। और केस समझते हैं। हमने कहा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हमारा 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख है। प्रेजेंट सिचुएशन हमारी 2:1 है। ठीक है जी, ये हमारी सिचुएशन दी हुई है। अब हम केस क्या ले रहे हैं? 7वां हम ले, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 50,000 से एंड डिक्रीज हो रहा है 50,000 से। अब आप बताइए क्या होगा इस सिचुएशन में? न्यूमरेटर 50,000 से बढ़ भी रहा है और 50,000 से घट भी रहा है। इट मीन्स न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा, नो अल्टरेशन, नो चेंज। सेम सिचुएशन 8th केस में क्या हो सकती है कि न्यूमरेटर हमारा घट रहा है 50,000 से एंड डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज भी हो रहा है 50,000 रुपये से। अभी न्यूमरेटर की जगह क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो अल्टीमेटली इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तरफ से बढ़ रहा है दूसरी तरफ से घट रहा है तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हो रहा है? यानी जीरो। सेम एक तरफ से बढ़ रहा है एक तरफ से घट रहा है तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हो रहा है? यानी जीरो। तो इस वजह से हम कह रहे हैं रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक ठीक है जी। आगे देखते हैं और समझते हैं इसे और आगे। 9th केस समझते हैं और केस, इससे और आगे बढ़ाते हैं। अब समझना इस केस में क्या है। इस केस में ये है इस केस में समझना कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपये से और डिक्रीज हो रहा है 40,000 रुपये से। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा जरा बताओ। अगर हम ओवरऑल देखें, नेट इम्पैक्ट देखें, नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है जरा बताओ। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 10,000 रुपये से, और जब न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 10,000 रुपये से तो ऑटोमेटिकली पहले 2 लाख था, आज 1 लाख था, तो अब 10,000 इसमें जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। इट मीन्स रेशियो क्या होगी? 2.1:1। रेशियो क्या होगी? इंप्रूव होगी। अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 50,000 रुपये से एंड डिक्रीज हो रहा है 40,000 रुपये से, इट मीन्स अब यहाँ पर समझिए न्यूमरेटर हमारा इंक्रीज कितने से हो रहा है? 50,000 से, और डिक्रीज कितने से हो रहा है? 40,000 से। इट मीन्स डिनोमिनेटर में कितना? 10,000 बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है तो रेशियो क्या होगी? बोलो 1 लाख प्लस 10,000। इन डिनोमिनेटर में ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा बढ़ता है तो हमेशा रेशियो क्या होती है? यानी डिक्लाइन। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स सही है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या रोल रहेगा एक रेशियो में। आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया चीज़ ये समझ में आई होंगी। हम कुछ इलिस्ट्रेशन करते हैं और इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। कहता है अज्यूम करो कि रेशो 2:1 है, 1:1 है और 0.8:1 है। ये हमारी करंट रेशो गिवन दी हुई है। ठीक है जी। आगे कहता है कि आपको रीजन देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा करंट रेशो में। अभी लिक्विड रेशो नहीं करते। ठीक है जी। देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स
और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी, दोनों की बात सेम ही है। हमने क्या किया, कैश कलेक्ट किया डेटर से, डेटर से हमने क्या किया, कैश कलेक्ट किया, या हमने बीआर को इंडोर्स करा के बीआर की मेच्योरिटी पेमेंट पे हमने पैसा कलेक्ट कर लिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो जो डेटर्स थे उन्होंने हमें पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो हमारे पास पैसा आ गया, मान लीजिए 50,000 रुपये पैसा आ गया। और जब 50,000 डेटर हमें पैसे दे देंगे तो हमारे डेटर कितने से कम हो जाएंगे, 50,000 से कम हो जाएंगे। अब आप देखो, अब मैं करंट रेशियो की बात करता हूँ। करंट रेशियो क्या थी हमारी, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि वो करे 2:1 है। मान लीजिए पहले केस में तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख हो गया। अब सोचो, एक तरफ करंट असेट्स बढ़ रही है और एक तरफ करंट असेट्स घट रही है, तो अल्टीमेटली करंट असेट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, 0। और जब करंट असेट्स पर 0 इंपैक्ट पड़ा तो चाहे वो 2:1 रेशो हो, चाहे 1:1 हो, चाहे 0.8:1 हो, कोई भी रेशो हो, अगर करंट असेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो अल्टीमेटली हमारी रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा। इट मीन्स जो पहले रेशो थी 2:1, 1:1, 0.8:1, वो वैसी की वैसी ही रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये केस क्या है, कि हमारा कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, और डेटर हमारे कम हो रहे हैं। इट मीन्स एक करंट असेट्स हमारी घट रही है और दूसरी करंट असेट्स हमारी बढ़ रही है। ठीक है, अल्टीमेटली करंट असेट्स का नेट इंपैक्ट 0 है। और केस देखते हैं, अगला केस देखते हैं। केस सिमिलर है, ठीक है जी, लिक्विड के बारे में बात नहीं करेंगे, केस सिमिलर है, बट अब देखते हैं इस केस में क्या है। कहता है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स और बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन। मींस हमने बिल्स रिसीव किया, किससे रिसीव किया, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ट्रेड रिसीवेबल से। इस बार हमने कैश ना रिसीव करके क्या रिसीव किया, बीआर रिसीव किया, या हमने नया बीआर इशू किया। अब जरा बताओ, जब बीआर इशू करेंगे या बीआर रिसीव करेंगे तो हमारे पास बीआर क्या होगा, आ जाएगा, यानी बीआर बढ़ जाएगा, और हमारा डेटर क्या हो जाएंगे, यानी कैश की जगह यहाँ पर क्या आ गया, बीआर आ गया। अगेन दोनों बोलो करंट असेट्स हैं। अगर जब दोनों ही करंट असेट्स हैं तो एक करंट असेट्स बढ़ रही है और एक करंट असेट्स घट रही है, तो अल्टीमेटली करंट असेट्स का इंपैक्ट अगर नेट देखें तो क्या हो रहा है, 0। और जब नेट इंपैक्ट 0 हो रहा है तो करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो हमारी करंट रेशो है, वो अल्टीमेटली क्या होगा, यानी कोई बदलाव नहीं आएगा, नो अल्टरेशन, नो चेंज। क्लियर है बात। दो केस समझ में आए, आगे केस देखते हैं। थर्ड केस समझते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंडा सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कहता है अज्यूमिंग सेम, अज्यूम कह रहा है कि रेशो 2:1, 1:1, 0.8:1 मान लीजिए। मीन्स 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, वो कह रहा है मान लीजिए 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये मान लीजिए एक रेशो। दूसरा 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख मान लीजिए, इससे 1:1 आ जाएगा, और 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख मान लीजिए। ठीक है जी, ये मान लीजिए आप। अब वो कहता है कि हमने बीआर इंडोर्स किया ट्रेड पेबल को। अब समझिए इसको, हमने बीआर इंडोर्स किया ट्रेड पेबल को। ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स। अब जरा बताओ, जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे बिल्स रिसीवेबल तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जब हम बीआर उसे दे देंगे तो हमारा बीआर भी कम हो जाएगा। इट मीन्स एक असेट्स हमारी कम हो रही है, करंट असेट्स हमारी कम हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारी करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कितना अमाउंट है, 50,000 रुपये। कितना है ये, 50,000 रुपये। अब कम करके देखते हैं। पहले केस में 50,000 यहाँ कम किए, 50,000 यहाँ कम किए। ठीक, अगेन परसेंटेज, अगर हम रेशो में चेंज देखें तो करंट रेशो में क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ 2 लाख में सिर्फ 50,000 कम हो रहे हैं, और यहाँ 1 लाख में 50,000 कम हो रहे हैं। इट मीन से सीधा सीधा 50% कम हो रहा है, और ये सिर्फ कितना 25% कम हो रहा है। तो ज़्यादा कम कहाँ हो रहा है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा कम हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा कम हो रहा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा कम हो रहा है और न्यूमिनेटर हमारा ज़्यादा हो रहा है। और जब डिनोमिनेटर कम और न्यूमिनेटर ज़्यादा, तो रेशो हमेशा क्या करेगी, नहीं ज़्यादा ही आएगी। क्लियर है बात। इसी तरह इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ हमने 50,000 कम किए और यहाँ हमने 50,000 कम किए। अब देखो दोनों जगह सेम था, दोनों जगह सेम था, तो इसमें भी कितना चेंज हुआ 50%, और इसमें भी कितना चेंज हुआ 50%। अब जरा बताओ, दोनों में अगर 50% चेंज हुआ है तो इट मीन्स कोई चेंज नहीं होगा, नो अल्टरेशन इन रेशो। बट इस केस में देखते हैं, यहाँ पर हमने 50,000 चेंज किया और यहाँ पर हमने 50,000 कम किया। अब देखिए इसमें कितना कम हुआ 50%, और इसमें कितना कम हुआ, ये हो गया हमारा 8 7 56, 8 6 48, 62.5%। अब देखिए ज़्यादा कम किस में हुआ, न्यूमरेटर में कम हुआ। और जब न्यूमरेटर में ज़्यादा कम हुआ तो न्यूमरेटर जितना कम होगा, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है ना न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर अगर हमारा जितना कम होगा, इट मीन्स न्यूमरेटर कम होने का मतलब रेशो हमेशा क्या होगी, यानी कम होगी।
ठीक, ये इस लॉजिक से आप देख सकते हो कि हमारी रेशियो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्रोवाइडेड कि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता हो। आगे देखते हैं अगला केस। कह रहा है एज्यूम कीजिए रेशियो सेम है हमारी। इस केस में कह रहा है कि बी आर डिसऑनर्ड हो जाता है। उस समय हमने बी आर इशू किया था, बी आर डिसऑनर्ड हो गया। जब बी आर डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा जरा बताओ, बी आर कम हो जाएगा और हमारे डेटर दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे। अब समझिए, इसमें एक तरफ आपकी करंट असेट्स कम हो रही है और दूसरी तरफ आपकी करंट असेट्स बढ़ रही है। अल्टीमेटली बताओ नेट इंपैक्ट करंट असेट्स से क्या आ रहा है, जीरो। और जब नेट इंपैक्ट जीरो आ रहा है तो करंट रेशियो चाहे कुछ भी हो उस केस में 2:1 हो, 1:1 हो, 0.8:1 हो, कोई सी भी रेशियो हो, जब नेट इंपैक्ट अगर जीरो आ रहा है तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आपको बात। आगे देखते हैं और केस समझते हैं। कहता है अगला केस है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार फॉर कैश। अब इन्वेंट्री हमने बेच दी, इन्वेंट्री में स्टॉक। अब हम जैसे ही स्टॉक बेचेंगे तो हमारा स्टॉक क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा। कितने में बेचा, 50,000 में बेचा मान लीजिए, पार कह रहा है, ठीक। और कैश कितना है हमारा, और कैश हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपये। अब समझिए, एक तरफ हमारी स्टॉक जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास कैश आ रहा है। इट मीन्स एक करंट असेट्स तो घट रही है और दूसरी करंट असेट्स बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली करंट असेट्स का नेट इंपैक्ट क्या हुआ, जीरो। एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, जितना कम हो रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, जीरो। और जब नेट इंपैक्ट जीरो हुआ करंट असेट्स पे, इट मीन्स करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं आया। और जब करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं आया है, लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली हमारी रेशियो में कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है जी, देख लेते हैं करंट रेशियो क्या हमारी, जैसे 2:1 है तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। वो ये कह रहा है एक बार करंट असेट्स आई, क्या है हमारे पास, यानी हमने स्टॉक को बेच दिया तो कैश आया, ये कैश आ गया। और दूसरा हमारा स्टॉक चला गया, स्टॉक कितने से चला गया, 50,000 से। अब देखो एक तरफ आ रहा है एक तरफ जा रहा है, तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 2:1। इंटैक्ट जो रेशो पहले थी वही अब भी है। तो वो यही कह रहा है कि अगर हमारी करंट असेट्स एक तरफ बढ़ रही है दूसरी तरफ सेम अमाउंट से अगर घट रही है, इट मीन्स अल्टीमेटली अगर कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो करंट असेट्स हो चाहे करंट लायबिलिटी, तो अल्टीमेटली हमारी रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। और केस समझते हैं। कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर हमने प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, एग्जाम्पल हमने कहा भी कैश आया होगा हमारे पास और स्टॉक हमारा गया होगा। ठीक है जी, मान लीजिए स्टॉक हमारा 40,000 का जाता है और कैश हमारे पास 50,000 आता है, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे को प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। अब समझिए, जो ये प्रॉफिट है ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो ना ही ये करंट असेट्स है ना ही ये करंट लायबिलिटी, तो इसकी वजह से तो ना करंट असेट्स पर इंपैक्ट पड़ेगा ना करंट लायबिलिटी पे। बट ये जो कैश आ रहा है इसकी वजह से, जो स्टॉक जा रहा है इसकी वजह से हमारी करंट रेशियो पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होगा। पहला केस हमारा 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, दूसरा केस है 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख और तीसरा केस है 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब समझिए, हमारा कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 50,000, और स्टॉक कितना जा रहा है, 40,000। तो नेट अगर मैं इंपैक्ट देखूं, नेट इंपैक्ट, तो नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है, यानी मेरे पास करंट असेट्स बढ़ रही हैं 10,000 रुपये से। कैसे, 50,000 आ रहा है और 40,000 जा रहा है, तो नेट हमारे पास करंट असेट्स कितने से बढ़ रही हैं, 10,000 से। और क्रेडिट लायबिलिटी में तो कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ पर मैंने 10,000 बढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने 10,000 बढ़ा दिया और यहाँ पर मैंने 10,000 बढ़ा दिया। अब सोचो, सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमने पहले पढ़ा था उसी केस को अप्लाई करेंगे। सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है जी, अब आप करके भी देख सकते हो, 2.1:1 हो गया या 1.1:1 हो गया, और ये कितना हो गया, 0.9:1। सब रेशियो देखो बढ़ गई। पहले रेशियो क्या थी हमारी, 2:1 थी, ये 1:1 थी और ये 0.8:1 थी। तो सबसे क्या होगी, रेशियो इंक्रीज हो गई। ठीक, आगे और केस समझते हैं। कहता है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस। अभी तो अपोजिट केस हो गया, लॉस में बेच दिया, लॉस में बेचेंगे तो क्या होगा, सारे रेशियो डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लीजिए 40,000 रुपये की इन्वेंट्री थी, ठीक है, उसे हमने 30,000 में बेच दिया, कितने का नुकसान हो गया हमें, 20,000 का लॉस हो गया। जो लॉस है वो तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है तो ये ना तो करंट असेट्स है ना करंट लायबिलिटी। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा स्टॉक कितना जा रहा है, 40,000 का, और कैश कितना आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है हमारे पास 30,000 का। इट मीन्स करंट असेट्स इतनी बढ़ रही हैं, इतनी घट रही हैं और इतनी हमारी करंट असेट्स बढ़ रही हैं। अब देख लेते हैं रेशो में, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब सोचो नेट इंपैक्ट देखिए, नेट इंपैक्ट कितना हो रहा है, करंट असेट्स 30,000 से आ रही हैं और 10,000 की जा रही हैं, तो नेट इंपैक्ट कितना हो रहा है, यानी हमारा करंट असेट्स हमारी 10,000 से कम हो रही है।
और जब करंट असेट्स हमारी 10,000 से कम हो रही है तो करके देख लेते हैं करंट असेट्स को 10,000 से कम। अब जरा बताओ, सिर्फ न्यूमरेटर ही न्यूमरेटर में क्या हो रही है, नहीं डिक्लाइन आ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। और जब कोई चेंज नहीं है तो इट मीन्स ये रेशियो हमेशा क्या होंगी, ये नहीं डिक्लाइन होगी। करके देख लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.9:1, ये कितना हो जाएगा 0.9:1 और ये कितना हो जाएगा 0.7:1। अब देखिए रेशियो पहले क्या थे 2:1, 1:1 और 0.8:1, तो अगेन रेशियो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। और केस समझते हैं, आपको और अच्छे से समझाते हैं। कहता है अगला केस है कि सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पर हमने इन्वेंट्री को बेचा, बट कैसे बेचा, इस बार उधार में बेचा। तो जब हम इन्वेंट्री को बेचेंगे तो इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो कितने का बेचा हमने, 50,000 में बेचा, ठीक 50,000 का हमारा स्टॉक कम हो गया। बट दूसरी तरफ क्या हुआ, इन्वेंट्री को बेचने से उधार में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, नहीं डेटर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा फ्यूचर में। अब डेटर बढ़ जाएंगे कितने से, 50,000 से। अब आप सोचो, एक करंट असेट्स आपकी कम हो रही है और एक करंट असेट्स आपकी बढ़ रही है और सेम अमाउंट से एट पार है, तो सेम अमाउंट है। इट मीन्स अल्टीमेटली अगर हम देखें तो करंट असेट्स में क्या इंपैक्ट आ रहा है, जीरो। और जब करंट असेट्स में कोई जीरो का इंपैक्ट आ रहा है, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो अल्टीमेटली रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है जी, अगला केस देखते हैं। अगले केस में कहता है कि सेल ऑफ इन्वेंट्री, इस बार इन्वेंट्री को हमने उधार में ही बेचा है बट प्रॉफिट पर बेच दिया है। अब प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इट मीन्स हमने जो स्टॉक 40,000 का स्टॉक था वो हमने मान लीजिए 50,000 में सेल कर दिया, बट उधार में बेचा है तो हमारे क्या बढ़ेंगे, कैश तो आएगा नहीं, डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स हमारे 50,000 से बढ़ गए, स्टॉक हमारा 40,000 से कम हो गया और प्रॉफिट हो गया हमें कितने का, 10,000 का। ये जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ये तो ना करंट असेट्स को इंपैक्ट करेगा ना करंट लायबिलिटी को। बट जो ये 40,000 का स्टॉक कम हो रहा है ये हमारी करंट असेट्स को कम करेगा, और जो डेटर हमारे 50,000 से बढ़ रहे हैं ये हमारी करंट असेट्स को बढ़ा देगा। तो नेट इंपैक्ट देखते हैं, करंट असेट्स एक तरफ 40,000 जा रही है, दूसरी तरफ 50,000 आ रही हैं, तो नेट इंपैक्ट कितना हो रहा है, नहीं 10,000 से प्लस इंपैक्ट आ रहा है। और जब 10,000 से प्लस इंपैक्ट आ रहा है तो जरा आप बताइए, देखते हैं 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख। 10,000 से हम अपनी करंट असेट्स को बढ़ाएंगे, सिर्फ करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जरा बताओ रेशियो क्या हो जाएगी, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो इट मीन्स रेशियो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं 2.1:1, 1.1:1, 0.9:1। ठीक है, जो रेशियो थी हमारी 2:1, 1:1, 0.8:1। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर लॉस हुआ इस केस में अगर, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सिर्फ लॉस होगा तो इस केस में क्या होगा, यानी जहां हम बढ़ा रहे थे वहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि हमारा अगला केस है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी रेशियो सारी की सारी डिक्लाइन हो जाएंगी, जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या कह रहा है, सिर्फ आपको यानी केस कराने का मीनिंग क्या है कि आपको लॉजिक समझ में आए। केस कराने का सिर्फ जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको लॉजिक समझ में आए, कि आप समझ पाओ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इम्पैक्ट पे क्या हमारा अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हम हजारों कर सकते हैं, बट मेन मोटो समझने का है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखते हैं अगला केस। कहता है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। आपने इस बार इन्वेंट्री खरीदी है कैश में। जब कैश में इन्वेंट्री खरीदोगे तो क्या होगा, स्टॉक आएगा और कैश जाएगा। एट पार खरीदिए, कुछ नहीं पता अमाउंट कितना था, 50,000 का खरीदा आपने। 50,000 का जब स्टॉक खरीदोगे तो क्या होगा, 50,000 का आपके पास स्टॉक आ रहा है, 50,000 का कैश जा रहा है। इट मीन्स एक करंट असेट्स आपकी घट रही है और एक करंट असेट्स आपकी बढ़ रही है। एक करंट असेट्स बढ़ रही है, एक करंट असेट्स घट रही है, अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हुआ, जीरो करंट असेट्स पे। और जब जीरो इंपैक्ट हुआ इट मीन्स हमारी करंट रेशो जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी रेशो होती है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, इसमें एक बार 50,000 आ रहा है, एक बार 50,000 जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें तो कोई बदलाव आया ही नहीं। और जब कोई चेंज आया ही नहीं तो रेशियो में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। ठीक है जी, तो नो अल्टरेशन। अगला केस देखते हैं। अगला केस कहता है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट। आपने उधार में इस बार इन्वेंट्री खरीदी है, और जब आप उधार में इन्वेंट्री खरीदोगे तो उस केस में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास स्टॉक आएगा, स्टॉक बढ़ गया जी, ठीक है जी, मान लीजिए 50,000। दूसरा, अब आप उधार में खरीद रहे हो तो क्या होगा, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इस बार जैसे हम उस समय बेचा था डेटर्स बढ़े थे, तो अब इस केस में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। अब सोचिए, इट मीन्स एक करंट असेट्स आपकी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है जी, एक तरफ करंट असेट्स बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। अब इस केस को समझते हैं। देखो दोनों जगह सेम है, करंट असेट्स भी उतने से बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी भी उतने से ही बढ़ रही है। 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख पहला केस ये है, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख दूसरा केस ये है,
80,000 डिवाइड बाई 1,00,000 तीसरा केस ये है। अब समझिए हमारी करंट असेट्स यहाँ कितनी बढ़ रही हैं 50,000 और यहाँ कितनी बढ़ रही हैं 50,000। इस केस में भी क्या होगा 50,000 यहाँ बढ़ेंगी और 50,000 यहाँ बढ़ेंगी। इस केस में भी क्या होगा 50,000 यहाँ बढ़ेंगी और 50,000 यहाँ बढ़ेंगी। अब तीनों केस को समझना, मुद्दा तो ये दिखता है कि यहाँ पे 50,000 बढ़ा, यहाँ भी 50,000 बढ़ा, तो अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं होना चाहिए था। बट प्लीज़ समझना यहाँ ये 1,00,000 में 50,000 बढ़ गया, दैट इज सीधा कितना बढ़ गया, अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 50,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू में 100 दैट इज 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये सीधा 50%। और इसका देखते हैं ये कितना बढ़ा 2,00,000 में 50,000 बढ़ा, यानी 50,000 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू में 100 दैट इज 25%। ये सिर्फ कितना बढ़ा 25%। अब आप सोचो न्यूमरेटर में सिर्फ 25% बढ़ा है जबकि डिनोमिनेटर में कितना है ये 50% बढ़ा है। तो ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है डिनोमिनेटर में। और जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा बढ़ा है तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा आ रहा होगा, और जब डिनोमिनेटर ज़्यादा आएगा और न्यूमरेटर कम होगा तो अल्टीमेटली रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, यानी डिक्लाइन हो जाएगी। अपोजिट में देखते हैं, इसमें देखिए जितना हमारा ऊपर चेंज हुआ इट मीन्स इसमें भी 50% का चेंज है और इसमें भी 50% का चेंज है, तो कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस केस में देखते हैं यहाँ पर कितना चेंज हुआ 50% जो हमने निकाला। अब इसका देख लेते हैं, हमने कहा 50,000 का चेंज हुआ है, 80,000 था पहले, 50,000 से बढ़ा ना ये, तो ये कितना हो गया, नहीं 62.5%, नियर अबाउट कितना बढ़ गया ये 63% मान लेते हैं। यहाँ इंक्रीज हुआ 63% और नीचे इंक्रीज हुआ सिर्फ 50%। जरा बताइए ज़्यादा चेंज कहाँ हुआ, ज़्यादा चेंज न्यूमरेटर में हुआ। न्यूमरेटर हमारा बढ़ा है, 13% एक्स्ट्रा बढ़ा है, और जब एक्स्ट्रा बढ़ेगा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो हमेशा क्या होगी, नहीं इंप्रूव होगी। बस आपको ये लॉजिक समझना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, और अगर सिमिलर है कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ एक बढ़ रहा है तो कोई इशू ही नहीं है। जब दोनों में बदलाव आएगा वहां पर आपको परसेंटेज का ये यूज करना, इसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट। और केस देखते हैं, कहता है सेल ऑफ असेट्स। अब इस बार देखिए कह रहा है सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट मींस ये आज पेमेंट नहीं करनी, मान लीजिए हमें 2 साल बाद पेमेंट करनी है, और जब 2 साल बाद पेमेंट करनी है तो क्या कह रहा है सेल ऑफ असेट्स, तो फिक्स असेट्स हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, और हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेटर्स, अरे डेटर्स कौन से होंगे, जो कि हमारी करंट नॉन करंट असेट्स होंगी, ये करंट असेट्स नहीं होंगी। तो इस केस में ना तो करंट असेट्स पे इंपैक्ट आ रहा, ना ही ये करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, तो करंट रेशियो में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर कहता है कि सेल ऑफ फिक्स असेट्स अगेंस्ट चेक। अब इस बार चेक के थ्रू बेचा है, इट मीन्स हमारा पैसा आएगा तो हमारे पास क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और हमारी फिक्स असेट्स चली जाएंगी। जब बैंक में पैसा बढ़ेगा इट मीन्स हमारी सिर्फ और सिर्फ करंट असेट्स इंक्रीज होंगी, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब करंट असेट्स बढ़ेंगे मान लेते हैं 50,000 से, तो देखते हैं रेशियो में क्या होगा, 2,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 1,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 80,000 डिवाइड बाई 1,00,000। अब जरा बताओ 50,000 से अगर हम बढ़ाएंगे करंट असेट्स को तो 50,000 से सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा, करेक्ट, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज है नहीं, और सिर्फ न्यूमरेटर बढ़े अगर और डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना आए तो रेशियो हमेशा क्या हो जाएगी, यानी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। और केस समझते हैं, कहता है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स फॉर कैश। इस बार आपने फिक्स असेट्स कैश में खरीद, तो अल्टीमेटली जहां बैंक था वहां क्या आ जाएगा, कैश हो जाएगा। फिक्स असेट्स क्या होगी आपकी आ रही है, इस बार परचेज कर रहे हो आप, प्लीज समझना, परचेज कर रहे हो आप। जब परचेज करोगे फिक्स असेट्स तो क्या होगा, फिक्स असेट्स बढ़ जाएंगी और कैश कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 50,000 का कैश से खरीदा, तो 50,000 कैश कम होने का मतलब क्या है, 50,000 से आपकी करंट असेट्स कम होगी। अब देख लेते हैं रेशियो में क्या होगा, 2,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 1,00,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 80,000 डिवाइड बाई 1,00,000। अब समझिए 50,000 से हमारा अगर कैश कम होगा इट मीन्स 50,000 से हमारी करंट असेट्स कम होंगी। ठीक है जी, 50,000 से हमारी करंट असेट्स कम होंगी। हमने ऊपर देखा था सिर्फ अगर डिनोमिनेटर कम हो, सिर्फ डिनोमिनेटर कम हो करंट असेट्स के केस में, इट मीन सिर्फ करंट असेट्स कम हो और लायबिलिटी में कोई बदलाव ना आए तो रेशियो हमेशा हमारी क्या होंगी, नहीं डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ कम होगा। करके भी देख सकते हैं आप, यहाँ 1,50,000 आएगा, 1,50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 कितना बच जाएगा, 1.5:1, जो कि 2:1 से कम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इट मीन्स 0.5:1, जहाँ 1:1 था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.3:1, इट मीन्स जहाँ 0.8:1 था वह 0.3:1 हो गया। ठीक, और केस देखते हैं। अगला केस कहता है, नहीं इस बार हमने परचेज किए फिक्स्ड लेकिन 2 महीने के उधार में। अब समझिए 2 महीने के उधार में क्या मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स को इन्विटेशन दे रहे हैं कि भैया आओ हमें सामान क्या करना है, खरीदना है आपसे, हम आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। तो क्या होगा जरा बताओ, फिक्स्ड्स बढ़ेगी और दूसरी हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इस बार उधार में खरीद रहे हैं तो क्या होंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। मान लीजिए 50,000 से करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक है जी। और इस केस में क्या होगा जरा बताइए, इस केस में क्या होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा कितने से, मान लीजिए 50,000 से, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, ये रेशो, न्यूमरेटर में कोई बदलाव नहीं है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशो हमारी क्या हो जाएंगे, नहीं डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक, अगला केस देखते हैं। यहाँ पर सेम अपोजिट केस हो गया कि अगर हम डेफर्ड पेमेंट के लिए खरीदा, इट मीन्स हम जो पेमेंट करेंगे इस बार हम खरीद रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स हम खरीद रहे हैं, इट मीन्स फिक्सेट्स बढ़ेगी, और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी जो हमें फ्यूचर में पे करनी है। और जब फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो करंट लायबिलिटी पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और जब करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है जी, और आगे देखते हैं, कहता है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स और चेक इशूड अगेंस्ट बीपी। मान लीजिए आपने लायबिलिटी को पेमेंट कर दी, जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, नहीं क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे और आपका कैश भी कम हो जाएगा। इट मीन्स एक करंट असेट्स आपकी कम होगी, दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी भी कम होगी। मान लीजिए 50,000 रुपये पे किया आपने। अब समझिए सेम सिचुएशन है, हमने कहा यहाँ पर 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 2:1 रेशो, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 1:1 रेशो, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख 0.8:1 रेशो। अब समझिए 50,000 से हमारे क्रेडिटर्स कम, 50,000 से हमारे यानी कैश कम, तो एक तरफ से 50,000 से करंट असेट्स कम, 50,000 से करंट लायबिलिटी कम। ठीक है जी, सेम सिचुएशन है। अब हम अगेन चेक करेंगे, जब दोनों जगह सेम चेंज होगा या दोनों जगह घटेगा बढ़ेगा तो उस केस में क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे। यहाँ पर कितना हुआ 50%, ये कितना हुआ 25%, ये कितना हुआ 50%, ये कितना हुआ 50%, ये कितना हुआ 50%, ये कितना हुआ यानी 60%, या जो भी है 62%, 63%। अब सोचिए यहाँ पर कितना कम हुआ 50% और यहाँ पर कितना कम हुआ 25%, तो ज़्यादा कम कहाँ हुआ, डिनोमिनेटर में। और जब डिनोमिनेटर ज़्यादा कम होगा इट मीन्स डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमरेटर ज़्यादा, तो रेशो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर दोनों में कोई चेंज नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह सेम परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। इस कि हमारे जो न्यूमरेटर जो हो रहा है वो 62% कम हो रहा है, इट मीन्स न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा कम हो रहा है और डिनोमिनेटर कम, इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर में ज़्यादा कमी आ रही है न्यूमरेटर की तुलना में। और जब न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा कम होगा तो रेशो हमारी क्या हो जाएगी, यानी डिक्लाइन हो जाएगी। अगला केस देखते हैं, कहता है बीपी गिवन टू ट्रेड पेबल्स। हमने ट्रेड पेबल्स को बिल बीपी दे दिया। आप सोचिए इट मीन्स हमारा एक तरफ से क्या हुआ, यानी बीपी क्या हुआ, बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से हमारा ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो एक लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी घट रही है, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा, 0, और जब 0 होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगला कहता है रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो क्या होगा, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी कम हो जाएंगी और दूसरा हमारा कैश भी कम होगा। अब जरा बताओ, जब कैश कम होगा तो नॉन करंट लायबिलिटीज पर ना करंट असेट्स पर इंपैक्ट आएगा ना लायबिलिटी पे, बट जब कैश पे करेंगे तो हमारी करंट असेट्स कम हो जाएंगी, और जब करंट असेट्स कम होंगी तो रेशो पे क्या इंपैक्ट आएगा जरा बताइए, हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, करंट असेट्स पे कर रहे हैं। ठीक, और जब न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो रेशो हमेशा क्या हो जाएंगे, नहीं डिक्लाइन। ठीक, और केस देखते हैं, कहता है कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज इनटू इक्विटी शेयर्स। अब सोचिए नॉन करंट लायबिलिटी को आपने कन्वर्ट किया, कम किया, और इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा लिया। बताइए इसकी वजह से क्या हुआ, क्या करंट असेट्स पर कोई इंपैक्ट पड़ा, क्या करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हमारे रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, करंट रेशो की। ठीक है, उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला देखते हैं, कहता है इशू ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स। आपने नए शेयर और डिवेंचर इशू किए हैं, जब इशू करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, और डिवेंचर्स या शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब जरा बताओ शेयर और डिवेंचर दोनों क्या हैं, अगर डिवेंचर होंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी है और शेयर्स होंगे तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस यानी इक्विटी एंड इक्विटी का पार्ट है। और जब इक्विटी का पार्ट है या नॉन करंट लायबिलिटी तो ना करंट असेट्स है ना करंट लायबिलिटी, लेकिन कैश आ रहा है और कैश के आने से हमारी करंट असेट्स बढ़ जाएगी, और जब करंट असेट्स बढ़ेगी इट मीन सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब न्यूमरेटर में बढ़ेगा 50,000 मान लेते हैं बढ़ गया, जब 50,000 सिर्फ न्यूमरेटर में बढ़ेगा और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, दैट मीन्स रेशो हमारी हर केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और केस देखते हैं, कहता है इशू ऑफ न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्सड्स। हमने फिक्सड्स खरीदे और उसके बदले शेयर इशू किए, तो जरा बताओ फिक्सड्स बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ना ही हमारी करंट असेट्स पर इंपैक्ट आएगा ना ही करंट लायबिलिटी पे, और जब कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो करंट रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला केस देखते हैं, अगला केस कहता है
पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था। इट मीन्स हमारी एक करंट लायबिलिटी थी, हमने पे कर दी, और जब पे कर दी तो हमारी करंट लायबिलिटी कम होगी और दूसरी तरफ हमारा कैश कम हो गया। इट मीन्स हमारी करंट असेट्स कम होगी। एक तरफ हमने क्या किया, नहीं लायबिलिटी को पे किया तो लायबिलिटी कम, और जब पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारा करंट असेट्स कम। अगेन क्या हो जाएगा, हमारी एक तरफ 50,000 से मान लीजिए असेट्स कम, दूसरी तरफ से लायबिलिटी कम, 50,000 से असेट्स कम, 50,000 से लायबिलिटी कम, 50,000 से असेट्स कम, 50,000 से लायबिलिटी कम। सेम सिचुएशन यहाँ पर कितना परसेंट, 50% कम हुआ, यहाँ पर कितना 25%। ज़्यादा कम कहाँ हुआ, डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में ज़्यादा कम होगा इट मीन्स हमारी रेशो इंक्रीज कर जाएगी। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर भी 50% कम हो रहा है, नीचे भी 50% कम हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसे देखते हैं, यहाँ पर हमारा कितना है, नहीं 50% कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा यानी 62.5% कम हो रहा है। तो ज़्यादा कम कहाँ हो रहा है, न्यूमरेटर में, और जब न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगी। और देखते हैं, कहता है इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स में यानी वॉज बिल्स पेबल विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। अब देखिए, जो हमारे ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल था वो हमने मेच्योरिटी पर पेमेंट कर दी, मेच्योरिटी पर मिल गया। अब वो हुआ क्या इसकी वजह से, इट मीन्स इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल्स में हमारे इंक्लूडेड थे वॉज बिल्स पेबल, बिल पेबल था विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी पर पेमेंट होगी तो हमारी क्या होंगे, क्रेडिटर्स कम हो गए होंगे, हमारा बीपी हमारा कम हो गया होगा, एक तरफ से हमारा ट्रेड पेबल्स पे हो गए होंगे। मीन्स सिंपली दैट मीन्स हमारे यानी बीपी इशू किया तो बीपी बढ़ गया और ट्रेड पेबल्स हमारे कम हो गए। दैट मीन्स हमारी एक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अगर अल्टीमेट देखो तो मेरा लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और जब कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो नो अल्टरेशन। ठीक है जी, अगला केस देखते हैं। कहता है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। अब बीआर हमने इंडोर्स कर दिए क्रेडिटर्स को, और जब क्रेडिटर्स को करेंगे तो बीआर भी कम होंगे और क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। और जब बीआर और क्रेडिटर्स दोनों कम हो जाएंगे इट मीन सेम सिचुएशन, 50,000 से मान लेते हैं दोनों ही कम हो गए, तो क्या होगा हमारा करंट असेट्स यानी 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख। जब दोनों कम होंगे तो 50,000 यहाँ कम होगा, 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 50,000 यहाँ, क्योंकि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही हमारी कम हो रही है। यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज, 25%, यहाँ पर कितना 50%, यहाँ पर कितना 50%, इसमें कितना 50%, यहाँ पर कितना 62.5% और यहाँ पर कितना 50%। अब समझ लीजिए आप, यहाँ पर हमारा ज़्यादा कहाँ चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है ज़्यादा ये, और जब कम हो रहा है तो इट मीन्स हमारी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये डिक्रीज हो जाएगी। अगला केस देख लेते हैं। कहता है बिल्स रिसीवेबल, इस बार बीआर इंडोर्स किया था जो हमने, क्रेडिटर्स को डिसऑनर्ड हो गया, उल्टा हो गया। जब बीआर डिसऑनर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर को दिया था वो कहेगा भी हमें पैसे वापस देने, तो एक तरफ हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और जो बीआर था हमारा वो वापस आ गया, इंडोर्स हो गया, खत्म हो गई इसकी वैल्यू, तो हम दोबारा बोलेंगे भाई हमारा पैसा वापस दो, हमें डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, दूसरी तरफ हमारे डेटर्स बढ़ेंगे, सेम 50,000 से। अब देख लेते हैं, इट मीन्स हमारा क्या होगा, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख। अब समझते हैं, 50,000 से हमारे डेटर बढ़ेंगे, 50,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, 50,000 से हमारे डेटर बढ़ेंगे, 50,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, 50,000 से हमारे डेटर बढ़ेंगे और 50,000 से हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे। अब समझते हैं, यहाँ पर कितना चेंज हुआ 25%, यहाँ पर कितना चेंज हुआ 50%। अब ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है मीन्स डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और न्यूमिनेटर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो हमेशा क्या होगी, डिक्लाइन होगी। इस केस में तो दोनों तरफ क्या है 50%, इधर भी 50% चेंज, इधर भी 50% चेंज, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, इधर इंक्रीज हो रहा है 62.5% इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ सिर्फ 50% इंक्रीज हो रहा है। तो ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हो रहा है, न्यूमरेटर में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जब न्यूमरेटर में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला केस देखते हैं। कहता है शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब जरा बताइए, हमने जब शेयर इशू किए उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, और जब उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस जो थे वो खत्म हो जाएंगे, तो ना तो हमारी करंट असेट्स बढ़ेगी और ना ही हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, ना ही हमारी करंट असेट्स घटेगी, ना ही हमारी करंट लायबिलिटी घटेगी। इट मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा। अगला केस देखते हैं। कहता है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, और जब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएगी पे करते ही, और दूसरा आपने कैश पे किया होगा तो आपकी करंट असेट्स भी कम हो जाएंगी। इट मीन्स लायबिलिटी भी कम होगी और असेट्स भी कम होगी। मान लीजिए कितना ही नहीं
40 बार 40,000 मान लेते हैं, 40,000 हमने कम पे कर दिया। अब देखते हैं 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख। अब जरा बताओ 40,000 यहाँ कम होगा, 40,000 यहाँ कम होगा, 40,000 यहाँ कम होगा, 40,000 यहाँ, क्योंकि 40,000 से हमारी करंट असेट्स भी कम हो रही है और 40,000 से हमारी करंट लायबिलिटी भी। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, ये 40% हो गया, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 40%, और ये कितना हो गया 20%। 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 कितना हो गया 20%। अब देखो कहाँ ज़्यादा कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा कम हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर ज़्यादा कम होगा तो रेशो हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। जितना कम नीचे होगा उतना डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो ज़्यादा आएगा। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 40% है और यहाँ पर भी 40% है, तो यहाँ कोई चीज़ नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 50% और ये कितना हो गया 40%। इट मीन्स कहाँ ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पर ज़्यादा। और जब न्यूमरेटर हमारा ज़्यादा डिक्रीज होगा इट मीन्स न्यूमरेटर हमारा कम आ रहा होगा, और जब न्यूमरेटर में कम आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारी रेशो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है जी, एंड दिस वॉज द लास्ट केस। ठीक है जी, सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। अल्टीमेटली रेशो इज़ नथिंग बट द प्ले गेम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस इसी को समझना है कि अगर इसमें चेंज होगा तो क्या होगा और अगर डिनोमिनेटर में चेंज होगा तो क्या होगा। प्लस माइनस माइनस प्लस मैं आपको हर एंगल से समझा चुका हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू क्वेश्चंस, और हम नेक्स्ट क्लास में अपना यानी करंट रेशो कंप्लीट करेंगे विद लिक्विड रेशो। ठीक है जी, कुछ और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू।